पॉइंट देखिए साथी, न्यूज़ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारत का संविधान। भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या होता है? तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश के लिए ऐसा लेखा जोखा होता है, ऐसा लेख होता है संविधान जिसकी सहायता से किसी भी देश की राजनैतिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं, धार्मिक कार्य उन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। जिन नीतियों के सहारे क्या होता है, किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सभी कार्य जब किसी लेख के अंतर्गत आते हैं तो उस लेख को क्या माना जाता है, संविधान माना जाता है। भारत के संविधान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। केवल भारत ही नहीं, भारत से भी बड़े देश और छोटे देश लगभग 50 से ज्यादा, कम से कम 53 देश ऐसे थे जो केवल ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन, इंग्लैंड के लगभग 53 देश जो थे वो किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। अब इन 53 गुलामों में से एक गुलाम हमारा देश भारत भी था। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो आपको पता है कि भारत में पहले क्या होता था, राजतंत्र चलता था। भारत में पहले क्या चलता था, राजतंत्र। राजतंत्र जब चलता था तो राजतंत्र का मतलब होता है जहां पे जिस देश में राजाओं का अधिकार हो, ठीक है, जहां राजशाही शासन चलता उस शासन को राजतंत्र शासन कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में तमाम प्रकार के इतिहास हम लोग पढ़े हैं तो इतिहास में बहुत से प्रकार के राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना होता है। महारानी एलिजाबेथ कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी। इन्होंने क्या कराया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराया। और यहां ब्रिटेन के राजा थे, क्या नाम था उनका, जेम्स प्रथम, राजा थे जेम्स प्रथम। राजा जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन के राजा थे, जेम्स प्रथम क्या करते हैं, अपना एक राजदूत, क्या नाम रहता है, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को क्या करते हैं, भारत भेजते हैं। सन 1608 ईस्वी में, सन 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत विलियम हॉकिंस भारत पहुंचते हैं, केवल इस सिलसिले पर बात करने के लिए कि आएंगे ब्रिटेन के लोग भारत आएंगे और भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, भारत और ब्रिटेन के बीच जो सामाजिक मुद्दा वो मजबूत होगा। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए जेम्स प्रथम क्या कहते हैं, विलियम हॉकिंस को सन 1608 ईस्वी में भारत भेजते हैं। और सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो रहते हैं ये सूरत पहुंचते हैं। सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तो यहां से क्या होता है, जाते हैं जहांगीर के दरबार में जाते हैं। राजा का नाम रहता है जहांगीर। सन 1608 ईस्वी में जो भारत के प्रसिद्ध राजा रहते हैं उनका नाम जहांगीर रहता है। जहांगीर अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे। तो ये क्या करते हैं, विलियम हॉकिंस जहांगीर से मुलाकात करते हैं और जहांगीर से बातचीत करते हैं, किसके लिए, व्यापारिक मुद्दा के लिए। लेकिन इनका जो व्यापारिक मुद्दा होता है वो हल नहीं हो पाता है। विलियम हॉकिंस का व्यापारिक मुद्दा हल नहीं हो पाता है क्योंकि इसी समय भारत में फ्रांसीसी लोग आ चुके थे। फ्रांसीसी लोगों का आगमन सन 1600 के पहले हो चुका था।
भारत में जब फ्रांसीसियों का आगमन हो चुका था तो ये फ्रांसीसी लोग विलियम हॉकिंस के नीतियों को असफल कर देते हैं। जब विलियम हॉकिंस की नीतियां असफल हो जाती हैं तो एक नए राजदूत भेजे जाते हैं। क्या नाम रहता है उनका? दूसरे राजदूत भेजे जाते हैं, सर टॉमस रो भेजे जाते हैं। सर टॉमस रो सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में भेजे जाते हैं, लेकिन ये सन 1616 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। सन 1616 ईस्वी में ये भी क्या करते हैं, सूरत में पहुंचते हैं। सूरत पहुंचते हैं। जब सूरत पहुंचते हैं तो यहीं से क्या होता है, सर टॉमस रो क्या करते हैं, जहांगीर को बहुत समझाते हैं, उनकी नीतियों को बताते हैं, अंग्रेज की नीतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं जहांगीर को। और जहांगीर क्या करते हैं, इनसे खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं, पूरे ब्रिटेन के लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए क्या प्रदान कर देते हैं, छूट प्रदान कर देते हैं। और वहीं से धीरे 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 हमारा जो देश रहता है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है। तो हमारा देश यहीं से सन 1616 सर टॉमस रो के आगमन के साथ ही हमारे देश में गुलामी प्रथा प्रारंभ हो जाती है और हमारे देश के लोग धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन जाते हैं। बाद में क्या होता, बहुत से क्रांतिकारियों ने क्या किया, अपना आत्म बलिदान कर दिया और उस आत्म बलिदान में क्या हुए, शहीद होकर के हमारे देश को आजादी दिलाते हैं। लेकिन होता क्या है, उस आजादी को दिलाने के बाद क्या होता है, हमारे देश का संविधान बनाया जाता है। संविधान ऐसे ही नहीं बन गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में क्या हुआ था, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। लेकिन इस पार्टी ने भारत में क्या किया, आज तक ये पार्टी फिलहाल बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारे देश में आज भी क्या है, बनी हुई है। इस पार्टी ने क्या किया, सन 1929 ईस्वी तक कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। कभी भी स्वतंत्रता की मांग इस पार्टी ने नहीं की। डोमिनियन स्टेट की मांग इसने बार बार की। इसने कहा कि अंग्रेज हमारे देश में बने रहें और हमारी पार्टी को क्या करें, देश में बनाए रखें। लेकिन होता क्या है, पहली बार क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण आजादी का जश्न मनाए जाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अंग्रेजों की चाल इतनी ज्यादा मजबूत रहती है कि भारत के लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अपना आजादी का दिन नहीं मना पाते हैं। इन्हीं नीतियों में क्या होता है, तब क्या होता, भारत में संविधान बनाने की जो चर्चा होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। भारत के संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान आता है, रेगुलेटिंग एक्ट की बात आती है। सबसे पहले संविधान में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो रेगुलेटिंग एक्ट निभाता है। रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, सन 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लेकिन इसे लागू किया जाता है सन 1774 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया सन 1773 ईस्वी में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1774 ईस्वी में।
ध्यान देंगे, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? हाई कोर्ट की। भारत का जो पहला हाई कोर्ट बनता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट बनता है। कौन सा हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना सन 1774 ईस्वी में की जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछ जाए कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। ध्यान देंगे, इसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया। किस कोर्ट का दर्जा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता थी कंपनी के शासन पर, कंपनी के शासन पर, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो मुख्य भूमिका थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के शासन पर किसका नियंत्रण हो? संसद का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? संसद का नियंत्रण हो। पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को अब धीरे धीरे समाप्त किया जाता है और ब्रिटिश गवर्नर के शासन भारत में लगाए जाते हैं। ध्यान देंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा के लिए क्या किया गया? गवर्नर का एक पद नियुक्त किया गया। कंपनी ने क्या किया? एक गवर्नर का पद नियुक्त किया और बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए गवर्नर का पद नियुक्त किया जाता है और बंगाल के जो पहले गवर्नर बनते हैं वो कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का संपूर्ण शासन सत्ता प्रदान कर दिया जाता। कहने का मतलब बंगाल क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्रों में संपूर्ण अधिकार राजा का जो शासन होता था, जो मंत्री का शासन होता था, संपूर्ण शासन सत्ता वारेन हेस्टिंग्स के हाथों में दे दी जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्या होता है? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट। प्रश्न पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? सन 1784 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन की शुरुआत।
पॉइंट देखिए, तो सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। कितने लोगों का शासन? दो लोगों का शासन। अच्छा, अगर दो लोगों का शासन था, किसका किसका शासन था? पहला शासन कंपनी का हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। दूसरा जो शासन हुआ करता था वो संसदीय शासन हुआ करता था। कहने का मतलब जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन चलने लगा और साथ ही साथ ब्रिटेन की जो शासन सत्ता थी, लोकतंत्र जो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन के लोकतंत्र का भी शासन कहां चलने लगा? भारत में चलने लगा। और ये द्वैध शासन जो चला था भारत में 1858 ईस्वी तक चला। सर, क्या 1858 ईस्वी में क्या वजह था कि द्वैध शासन का अंत हो गया? अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो सन 1858 में क्या हुआ था? क्रांति घटित हो गई थी। सन 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो 10 मई से प्रारंभ हुई थी, मेरठ शहर से प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक शहर से 1857 की क्रांति हुई और ये क्रांति इतना भयानक हो गई थी कि अंग्रेजों के समझ से ये परे हो गई थी। अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीय क्या हैं, अंग्रेज के गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेज ने क्या किया, भारत पर और अधिक शासन सत्ता बनाए रखने के लिए और ज्यादा अधिकार प्रदान किए और कंपनी के शासन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। संपूर्ण भारत पर क्या करते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। और सन 1858 ईस्वी में क्या करते हैं? कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का शासन भारत में एक लचीला शासन माना जाता था। संसदीय शासन व्यवस्था के आगे ये जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन कमजोर शासन माना जाता था, इसीलिए कंपनी के शासन को क्या किया गया? समाप्त किया गया और संपूर्ण रूप से संसदीय शासन व्यवस्था भारत में लागू की गई। इसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1813 ईस्वी, इसमें आता है चार्टर अधिनियम। पास समझिए, 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है इसकी विशेषता क्या थी? 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषता थी, इसने क्या किया, भारत में भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया। जो भारत का व्यापार हुआ करता था, भारत का व्यापार जो अदर देशों के साथ हुआ करता था, दूसरे देशों के साथ ब्रिटेन को छोड़ करके दूसरे देशों में जो व्यापार होता था, उस व्यापार को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। केवल एक जगह व्यापार रखा गया, चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। चाय के व्यापार का अधिकार, केवल चाय का व्यापार चालू रखा गया, बाकी भारतीय व्यापार को क्या किया गया, बंद कर दिया गया इस 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत। इसके बाद क्या की गई, भारत पर 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत पर संवैधानिक स्थिति,
संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। अठारह सौ 13 के चार्टर अधिनियम में यह बताया गया कि भारत में भी क्या होना चाहिए, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। पहली बार चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में इस बात पर चर्चा हुई। कब की गई? 1813 ईस्वी में। इसके बाद आता है 1833। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। हाँ, अब ध्यान देंगे, बताया गया था कि भारत में क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। जब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पारित होता है तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या किया था है, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अठारह सौ 33 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और इसी में क्या किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम में गुलाम प्रथा अधिनियम कानून बनाया गया। भारत में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बन सकता है। भारत का जो भी व्यक्ति होगा, कोई भारतीय किसी भारतीय को गुलाम नहीं बना सकता है। इस पर क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। तो गुलाम प्रथा कानून किसमें बनाया गया, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में। और इसमें क्या किया गया, भारतीय व्यापार अधिकार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। कहने का मतलब व्यापारिक अधिकार को भारत में तो पहले ही बंद कर दिया गया था। चाय का व्यापार केवल किया जाता था। अब इस जब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया तो इस 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में चाय का जो अधिकार भारत को प्राप्त था वो भी अधिकार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पॉइंट आया समझ में? तो भाई 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। साथ ही साथ गुलाम प्रथा के लिए कानून बनाए गए कि कोई भारतीय किसी भारतीय को गुलाम नहीं बना सकता है। साथ ही साथ क्या किया गया, भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उस पूरे एकाधिकार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। भारत में जो चाय का व्यापार करने की छूट मिली थी, अब उस चाय के व्यापार को भी क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। इसके बाद आता है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम।
1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चलिए ठीक है, पॉइंट ध्यान देंगे। 1853 ईस्वी का जो चार्टर नियम था, इसकी विशेषता क्या थी? भारत में भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब की गई, तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में की गई। ध्यान देंगे, यहीं पर क्या किया गया? संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई। अगर प्रश्न पूछ लिया भारत में विधानमंडल की शुरुआत कब हुई, तो भारत में विधानमंडल की शुरुआत 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, यहीं पे क्या किया गया? लघु संसद की स्थापना की गई। इस लघु संसद को एंग्लो इंडियन ऑफ कॉमन बोला गया। पॉइंट ध्यान देंगे, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में लघु संसद की स्थापना, कहने का मतलब एंग्लो इंडियन ऑफ कॉमन की स्थापना की गई। इसके बाद 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद 1858 ईस्वी 1858 ईस्वी में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है। 1898 की इसकी सर विशेषता क्या रहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की विशेषता क्या होती है? तो 1898 में आपको बताया गया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त है। चलिए ठीक है, तो 1898 में क्या किया गया? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया? गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद
समाप्त किया गया। जो 1835 ईस्वी में, पॉइंट सुनिए, 1835 ईस्वी में क्या किया गया था? 1835 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, इस 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब सन 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है, तो इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था, इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। इसका मतलब कोई नया पद दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? वायसराय का पद दिया जाता है। वायसराय, वायसराय पद का प्रारंभ किया गया। ठीक है। अच्छा, बात आती है सर, अगर वायसराय बना होगा तो कोई व्यक्ति बना होगा। भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल का पद बंद करके इस गवर्नर जनरल के पद पर क्या किया गया? वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिलहाल जितनी भी जानकारी दे रहे हैं सटीक और बेहतर जानकारी मिलेगी, बेकार की जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता 1861 ईस्वी। अठारह सौ 61 ईस्वी, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है सन 1861 ईस्वी में। यहीं पर क्या किया गया? भारत में पहली बार विधानमंडल की शुरुआत की गई। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में पहली बार विधानमंडल की शुरुआत कब की गई, तो भारत में पहली बार विधानमंडल की शुरुआत 1861 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई। और ध्यान देंगे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी, वायसराय को क्या किया गया? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का क्या किया गया? शक्ति प्रदान किया गया। इसके बाद आता है 1892 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1861 ईस्वी में। विधानमंडल की पहली बार शुरुआत की गई 1861 ईस्वी में। अठारह सौ 1892 ईस्वी में क्या होता? भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है। 1892 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है, बजट पर चर्चा,
पहली बार क्या किया गया, भारतीय लोग भारतीय बजट पर चर्चा कर सकते थे। इस विषय पर क्या किया गया, छूट दिया गया। भारतीय लोग भारतीय बजट पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इस विषय पर पहली बार भारतीयों को क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है 1892 ईस्वी में। और यहीं पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत होती है। सभी पॉइंट को आप लोग लिखते चलेंगे। इसी में क्या किया गया था, भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार। पहली बार भारतीय लोग क्या कर सकते थे, अंग्रेजों से प्रश्न पूछ सकते थे। संसद में क्या करते थे, अगर संसद में जाते थे, जिन भारतीयों को जाने की छूट रहती थी, वो भारतीय बजट के बारे में चर्चा कर सकते थे। कोई अगर प्रश्न है, लेकिन नियम से हटकर प्रश्न नहीं कर सकते थे, बाउंडेशन था। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो ब्रिटिश प्रांत से हट करके, ब्रिटिश शासन से हट करके आप प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद आता है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार आता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया। चलिए ठीक है। इस मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया, संसद में प्रश्न पूछने की पूरी आजादी, पूरी छूट दी गई। कोई भी भारतीय, जो भी भारतीय संसद में जाते थे, उन भारतीयों को संसद में प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार दे दिया गया। पहले कितना अधिकार दिया गया था, पहले अधिकार दिया गया था 1892 में, लेकिन उतना अधिकार दिया गया था कि आप ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश शासन से हट करके प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पहली बार आप क्या कर सकते थे, 1909 ईस्वी का जब मार्ले मिंटो सुधार आया, तो मार्ले मिंटो सुधार में कोई भी भारतीय संसद में बेझिझक प्रश्न पूछ सकता था। यहीं पर क्या किया गया, पहली बार भारत में पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो मुस्लिम वर्ग के लिए पहली बार पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होती है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के तहत। ये जान लीजिए कि ये एक सुधार नहीं था, ये भी भारत में एक अभिशाप था। वास्तव में अंग्रेजों की जो चाल थी, वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना इसके मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए क्या किया गया, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारतीयों ने क्या कहा, इसे अपना गौरव माना। इसके बाद क्या होता है, 1919 ईस्वी में
1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। चेम्सफोर्ड इसे भारतीय प्रशासन अधिनियम कहा जाता है। भारतीय प्रशासन अधिनियम। भारतीय प्रशासन अधिनियम, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय प्रशासन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1919 में भारतीय प्रशासन अधिनियम पारित हुआ। इसी को 1919 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1919 में। यहीं पर क्या किया गया, भारत में महालेखा परीक्षक, भारत में महालेखा परीक्षक की शुरुआत की गई। उन्नीस में क्या किया गया, भारत में सिख धर्म, ईसाई धर्म, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक चुनाव की शुरुआत की गई। पृथक चुनाव की शुरुआत 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ये दो लोगों का नाम था, एक का नाम था मॉन्टेस्क्यू, एक का नाम था चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये दो व्यक्तियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर क्या किया गया, इसका नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार रख दिया गया। इसके बाद आता भारत शासन अधिनियम 1935। क्या आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935, इसी को भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। भारत का जो भी संविधान है, इसी भारतीय शासन अधिनियम का आधा से ज्यादा भाग, लगभग 80% संविधान का जो हिस्सा है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार बैंक की स्थापना की गई। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत से क्या किया गया, म्यांमार को अलग किया गया। जो आपका म्यांमार देश पड़ोसी देश हमारा है,
ठीक है, पहले म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया, म्यांमार को क्या किया, भारत से अलग करके एक देश बना दिया। और सन 1937 ईस्वी में म्यांमार का उदय हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि म्यांमार किस शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को अलग देश का दर्जा दिया गया। म्यांमार 1937 में स्थायित्व में आया। 1937 में म्यांमार की स्थापना की गई। पूर्ण रूप से 1937 में म्यांमार एक देश बन गया। भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं, 451 धाराएं लिखी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में 451 धाराएं लिखी गई और साथ ही साथ 15 परिशिष्ट, हाँ भैया, ठीक है, 15 परिशिष्ट की स्थापना की गई, लेकिन प्रस्तावना को नहीं लिखा गया। प्रस्तावना को लिखा नहीं गया, संविधान को लिख दिया गया, लेकिन बिना प्रस्तावना के लिखा गया। भारत का ये छोटा संविधान था, भारत का लघु संविधान था, ठीक है। बाद में क्या होता है, संविधान में तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होता है, यहीं से भारत शासन अधिनियम से क्या होता है, संविधान सभा के लिए कुछ चीजों का आंदोलन किया जाता है, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजों की व्यवस्था की जाती है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसी के साथ क्या होता है साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।